द्वितीय पाठ, दूसरा अध्याय नहीं। और द्वितीय पाठ का क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम। इसका मतलब क्या हुआ? पाटलिपुत्रस्य वैभवम। षष्ठी विभक्ति, समासिक शब्द है, ये समस्त पद है ना। पटना की वैभवता। कहाँ की वैभवता? पटना की वैभवता। पटना के नाम से तुम लोग परिचित हो ना। पटना के यहाँ कहाँ की राजधानी है? बिहार की राजधानी ना। अत्यंत प्राचीन शहर है पटना। नाम भले इसका बदलता गया, लेकिन बहुत प्राचीन शहर है। दिल्ली से भी पुराना शहर है पटना जी। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीनेषु माने बहुत प्राचीन, अत्यंत पुराना। प्राचीन भारतीय नगरों में, नगर मतलब शहर, नगर मतलब यानी प्राचीन काल में जितने भी शहर थे, उन शहरों में पटना का नाम सबसे ऊंचा है, सबसे पहले। किसका नाम? तद बसत चित्रम महानगरम बभूव, जो महानगर हो गया। पटना की गिनती किस में आती है? महानगर में ना। तद विषय, उसके बारे में। किसके बारे में? पटना के बारे में। दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीय मताख्य काव्य कथयति। उस पटना के बारे में दामोदर कवि हैं संस्कृत के, उन्होंने अपनी किताब कुट्टनीय मताख्य, किताब का नाम क्या है? कुट्टनीय मताख्य, और उसको लेखक दामोदर गुप्त। तो दामोदर गुप्त ने अपने किताब में उस पटना का वर्णन किया है। और दामोदर गुप्त प्राचीन काल के हैं, तो दामोदर गुप्त के भी किताब से यह पता लग जाता है कि पटना अत्यंत ही प्राचीन नगर है, प्राचीन शहर है ना। तो दामोदर गुप्त ने कुट्टनीय मताख्य में क्या कहा है पटना के बारे में? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। कहा पटना सरस्वती, पटना जो है सरस्वती का कुल गृह है, इस पृथ्वी का तिलक है। और नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, और इंद्र के इंद्रासन के समान है। इंद्र भगवान है, तो भगवान का जो स्थान होगा, भगवान का जो नगर होगा, भगवान का जो गांव होगा, जहां वो रहते हैं इंद्र भगवान ना, तो कैसा होगा अनुमान कर लो। अच्छा ही होगा ना, सुंदर ही होगा। तो उतना वहां से तुलना किया पटना की कि इंद्र के इंद्रासन के समान है। कौन? पटना। और सरस्वती का कुलगृह है, मतलब विद्या का केंद्र है। और यह पृथ्वी का तिलक है। तिलक मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि तिलक लगाया कहाँ जाता है? ललाट में, सबसे ऊपर वाली भाग में ना। तो पटना के बारे में दामोदर गुप्त ने कहा कि यह पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती का कुलगृह है, और इंद्र के इंद्रासन के समान है। ये तीन बात का किसने? किसके बारे में? किस किताब में? कुट्टनीय मताख्य में। किस किताब में? कुट्टनीय मताख्य लिखा है किसने? दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है? कुट्टनीय मताख्य ना। इतिहासे श्रूयते यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत। इतिहास से जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटली ग्राम था। पाटली ग्राम था। किस समय? महात्मा बुद्ध के समय में।
जिसको तुम गौतम बुद्ध कहती हो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कौन चीज़? महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, जिन्हें गया में ज्ञान मिला। हालांकि पहले तपस्या उन्होंने किया था सारनाथ, वाराणसी के पास ना, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं मिला तो चले आए, कहाँ वो चले आए? गया चले आए, और बट वृक्ष के नीचे ध्यान किया तो यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, तो उन्हीं के समय का है ना। ये इतिहास से हमको जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटली ग्राम था। आज भी पटना के बगल से गंगा नदी बहती है, आज भी बहती है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, जहाँ पर एक बार नहीं बहुकृत्वा मन अनेक बार महात्मा बुद्ध आए। कहाँ पर आए? पाटली ग्राम, पटना में नहीं, अभी पटना नाम नहीं है उसका। पाटली ग्राम गंगा नदी के किनारे था, महात्मा बुद्ध के समय था, और वो कई बार उस गांव में आए। कौन आए? महात्मा बुद्ध आए। तेन कथितम आसीत, उन्होंने कहा था। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था, ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर बनेगा, बड़ा शहर बनेगा। महानगर बना, बड़ा शहर, बड़ा शहर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यह पाटली ग्राम आगे चलकर बहुत बड़ा शहर बनेगा, किंतु आग से और पानी से हमेशा भयक्रांत रहेगा। कालांतरेण मतलब कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ समय के बाद ना, कालांतरेण पाटली ग्राम एव पाटली पुत्रम इति कथ्यतः, का कुछ समय के बाद पाटली ग्राम ही पाटली पुत्र कहा जाने लगा। पाटली ग्राम को ही लोगों ने क्या कहना शुरू किया? पाटली पुत्र शुरू किया। जो पाटली ग्राम गंगा नदी किनारे था ना, उसी को लोगों ने कहना शुरू कर दिया। कौन चीज? पाटली पुत्र, पाटली पुत्र, पाटली पुत्र। ठीक है, हाँ? महात्मा बुद्ध के भविष्यवाणी करने के बाद, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत। चंद्रगुप्त एक राजा हुए थे पटना के, हाँ? उनके समय में इस नगर की, किस नगर की? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र हो गया ना, अब तो पाटली ग्राम गया, अब नाम क्या हो गया उसका? पाटलिपुत्र। तो इस नगर की रक्षा व्यवस्था ना, रक्षा व्यवस्था अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहाँ की रक्षा व्यवस्था? पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी? अत्यंत ही उत्कृष्ट थी, माने अच्छा, बढ़िया थी ना, है? यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वस्मरणेषु निरूपयति। ये बात कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, उत्तम थी, ये बात यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने भी अपने पुस्तक में वर्णन किया है। किसने? कहाँ के राजदूत? यूनान के राजदूत। कहाँ के राजदूत? कौन था? मेगास्थनीज। उसने भी अपने किताब में इसका वर्णन किया है कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, और महात्मा बुद्ध ने भी भविष्यवाणी की थी। ये सब सारी बातें यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने जो है काव्य में किया है। ठीक है,
अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम, का इस नगर की वैभवता ना प्रियदर्शी अशोक के समय, अशोक राजा हुए थे ना, अशोक क्या हुए थे? राजा, जिसने अपना 99 भाई को काट कर, हाँ, पटना में ही एक कुएं में फेंक दिया था। 99 भाई को काट करके कुआं में फेंक दिया, राज सिंहासन पर बैठ गया। बड़ा क्रूर था वो। कौन? अशोक। लेकिन उसकी क्रूरता कलिंग के बाद समाप्त हो गई। कलिंग में जब आक्रमण किया तो उसके बाद उतने वो सीधे सज्जन हो गए, अहिंसा के पुजारी हो गए कि एक चींटी तक को नहीं मारते थे वो। कौन? अशोक। तो बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, बहुत समय तक पटना की प्राचीन परंपरा बनी रही, बहुत दिनों तक। परंपरा क्या? विद्या का केंद्र। ये प्राचीन काल से ही। आर्यभट्ट का नाम सुनी हो? आर्यभट्ट भी वहीं पढ़ते थे। आज से नहीं, प्राचीन काल से पटना का है। तो बहुत काल तक जो है पाटलिपुत्र की परंपरा बनी रही। इति राजशेखर काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहा ये बात राजशेखर ने अपनी किताब, उन्होंने किताब लिखा है, उसका नाम है काव्य मीमांसा। हाँ, काव्य मीमांसा लिखा है राजशेखर ने, और काव्य प्रकाश लिखा है स्वामी दयानंद ने। ठीक है, तो अपनी काव्य मीमांसा किताब में इसका वर्णन किया है। किसने? राजशेखर ने। कि हाँ, पाटलिपुत्र बहुत समय तक अपनी परंपरा को बरकरार रखा, विद्या का केंद्र रहा ना। बहुत विदेशी लोग भी पढ़ने आते थे यहाँ पर, और पढ़ के जाते थे यहाँ से। अत्रोप वर्ष वर्ष मिह पाणनीय पिंगल विड व्याडी बरुरुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुपजग मुहु। का राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में बताया है कि इस पाटलिपुत्र में पाणिनि बहुत बड़े व्याकरणी थे। यानी आदिकाल शुरू का अगर व्याकरण कहो तो पाणिनि ने ही, पाणिनि को ही जनक कहा जाता। किसका? व्याकरण का। जी हाँ, व्याकरण का जनक मान किसको? पाणिनि को। हाँ, भगवान शंकर नाचने लगे। क्या करने लगे? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम। नव और पंच कितना हुआ? 14 बार नाच करके भगवान शंकर ने डमरू बजाया। तो डमरू से जो आवाज निकला वह पाणिनि ने ही पकड़ा, और वही 14 बार बजाया तो उन्होंने 14 सूत्र लिखा। 14 सूत्र। व्याकरण किसी के पास है? व्याकरण किसी के पास नहीं है? किसी के पास नहीं है। व्याकरण खरीदो, बिना व्याकरण का नहीं होगा। 14 सूत्र लिखा। वो 14 सूत्र था ऐ उन री लिक ए ओंग ए वच है रवटलन यम गणनम झब है जब गढ़ दस खप चट कप सक सर हल। ये 14 सूत्र था। हर एक व्याकरण में पहले पन्ना में मिल जाएगा, शुरू के पन्ना वही मिलेगा। 14 सूत्र, और वहीं से व्याकरण शुरू हुआ। इसलिए पाणिनि को ही व्याकरण का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। जनक। ठीक है। तो पाणिनि ने भी, पिंगल ने, बररुचि ने भी, व्याड ने भी, पतंजलि, इन सबों ने शिक्षा ग्रहण किया। कहाँ? पटना में। पटना में ही इन सबों ने शिक्षा ग्रहण किया। तब अंदाज लगाओ कि कितना बड़ा विद्या का केंद्र होगा।
हालांकि उस समय इसका नाम पटना नहीं था, पाटलिपुत्र नहीं था, कुछ दूसरा था, लेकिन जगह तो वही है ना, जगह तो वही है। नाम बदलने से क्या होता है। तो इतना बड़ा केंद्र था विद्या का, जहाँ से इतने बड़े बड़े विद्वान पढ़ करके निकले हैं। और ये बात किसने कहा? राजशेखर ने कहा। नहीं, अपनी किताब में, किस किताब में? काव्य मीमांसा, किताब का नाम काव्य मीमांसा में कहा। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कल कहा कि कुछ प्राचीन किताबों में, कुछ पुराणों में, कुछ प्राचीन ग्रंथों में नहीं, पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर भी मिलता है और पुष्पपुर भी मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाटलीग्राम के पहले इसका नाम कुसुमपुर था या पुष्पपुर था, क्योंकि कुसुम मने भी होता है फूल, अब पुष्प मने भी क्या होता है? फूल। नहीं, तो शुरुआती दौर में इसका नाम किताब में मिलता है, किसी किसी किताब में मिलता है, पुराणों में भी मिलता है, संस्कृत ग्रंथों में भी मिलता है, नहीं, और कुछ प्राचीन किताबों में भी मिलता है, लेखकों द्वारा, अनेक लेखकों द्वारा, कवियों, लेखकों, इसका नाम मिलता है कुसुमपुर। कहीं कुसुमपुर मिलता है तो कहीं पुष्पपुर मिलता है, दोनों बात तो एक ही है ना। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुल उत्पादनम भवति अस्म। कल के इससे ज्ञात होता है, इससे जानकारी मिलती है ना कि नगर के नज़दीक, किस नगर? पटना के नज़दीक फूलों की खेती बहुत होती थी, इसलिए पुष्पपुर नाम रख दिया, कुसुमपुर नाम रख दिया। बहुल उत्पादनम माने खूब उत्पादन, खूब होती थी खेती। पुत्र इति शब्दो पाटल पुष्पानाम पुतल रचना आश्रित प्रचलितः। उसी में से एक फूल का नाम होता था पाटल। फूल की खेती होती थी, अरे फूलों का नाम होता है ना, कनेर तो कमल तो गुलाब, अनेक अनेक फूल होता है ना, नहीं होता है, रात रानी, कौन कौन फूल होता है। तो उसी में से एक फूल था पाटल। उसी के नाम पर इस पटना का नाम हो गया कौन चीज? पाटली। ये भी मिलता है कहीं कहीं। तो शरद काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह। शरद ऋतु काल में इस नगर में, नगरेस्मिन्, इस नगर में, किस नगर में? पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव। कौमुदी मतलब ये होता है फूल, कौमुदी, हाँ। तो कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। गुप्त वंश था उस समय, उस गुप्त वंश के समय पटना में कौमुदी महोत्सव समारोह बड़ी जोर शोर से होता था। कौमुदी महोत्सव समारोह का मतलब हुआ कि फूल का बाजार, फूल चारों तो फूल का मेला कहो ना, उसका मेला लगता था और राजा आते थे और सबका फूल देखते थे। जिसका फूल बढ़िया होता था उसको पुरस्कार दिया जाता था। तो इससे होता क्या था कि एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी कि हम बढ़िया फूल जो है हाँ पैदा करके ले जाएं मेला में, हमको पुरस्कार मिलेगा, राजा हमको देगा। तो इसको दूसरे को होता हम बढ़िया फूल प्रोडक्ट करें हैं, तो प्रतिस्पर्धा की भावना। तो एक से एक सुंदर सुंदर फूल जाता था वो। हालांकि ये प्रथा अब समाप्त हो गई, गुप्त वंश काल तक ही चला कौमुदी महोत्सव, उसके बाद खत्म हो गया। ये हो गया। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवुवन। उस अवसर पर, किस अवसर पर? कौमुदी महोत्सव के अवसर पर सभी लोग आनंदित रहते थे। राजा का हुक्म, मेला लगा है, वो भी फूल का, चारों तरफ सुगंधित वातावरण, नहीं, सब लोग आनंदित रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। संप्रति मन अभी, संप्रति मन अभी, वैसा जो है
समारोह दुर्गा पूजा के अवसर पर हल्का सा देखा जाता है। उतना तो जितना कि उस समय होता था उतना तो नहीं है, लेकिन हल्का सा अभी भी दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। कालचक्रात, समय के चक्र से, यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अभूत। समय आया, कालचक्र आया, लगभग 1500 वर्ष तक ना पटना गुमसुम रहा, जीर्ण शीर्ण रहा, कोई देखने वाला नहीं रहा उसको, कोई देखने वाला नहीं। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। कल के इसका प्रमाण कि इतने दिनों तक पटना जीर्ण शीर्ण रहा, कोई देखने वाला नहीं रहा, उसका उद्धार करने वाला कोई नहीं रहा, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? कल के साहित्य ग्रंथों में मिलता है। और उसी साहित्य ग्रंथ में एक किताब का नाम है मुद्रा राक्षस, किताब का नाम है, उसमें भी मिलता है पाटलिपुत्र के बारे में। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। गुप्त वंश चला गया, मुगल वंश आया, तो मुगल वंश जब आया तो उसने पटना का फिर से उद्धार किया, जीर्णोद्धार किया। किसका? पाटलिपुत्र का। वहां से फिर पटना तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया मुगल वंश काल से। ठीक है। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सुतराम विकासो जातः। मुगल वंश ने जहां तक इसका विकास किया, उसके बाद वो भी चला गया तो अंग्रेज आ गया, गोरी सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसने पटना का बहुत विकास किया। सुतराम विकास हो जाता, बहुत विकास हुआ। किसका? पटना का, अंग्रेजी शासन काल में। ठीक है ना। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम आगमात्। पहले तो पाटलिपुत्र नाम था, लेकिन मध्यकाल में आने के बाद इसका नाम फिर से हो गया पटना। पाटलिपुत्र से क्या हो गया? पटना नाम हो गया मध्यकाल में आकर के ना। अयम च शब्द पट्टन इति शब्दात निर्गतः। कल के पटना शब्द कहाँ से बना? कल के पत्तन शब्द से बना। नगरस्य पालिका देवी। जितने भी शहर तुम देखते हो, नगर देखते हो, हर एक शहर का अपना अपना एक देवी और देवता होता है। हर एक शहर में, पूर्णिया चली जाओ तो वहाँ भी मिलेगा पूरन देवी, हाँ मंदिर है, और उसी के नाम पर पड़ा है पूर्णिया। तो पटना में भी एक देवी है, उसका नाम है पटन देवी। क्या नाम है? पटन देवी। तो एक आदमी ने कहा कि पटना शब्द बना है पत्तन शब्द से, और दूसरे का कहना कि नहीं, नगर की देवी पटन देवी है, उसी पटन देवी के नाम पर इस शहर का नामकरण किया गया पटना ना। आज भी पटना में पटन देवी का मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं। ठीक है। पटन देवी ती अद्यापि पूज्यते। आज भी वहाँ पर उनकी पूजा होती है, पटन देवी का मंदिर है। ठीक है। संप्रति, अभी, वर्तमान समय में, अभी पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। कल के अभी तो पटना बहुत बड़ा विशाल है। बिहारस्य राजधानी चो अस्ति, और बिहार की राजधानी भी है, विशाल भी है, बड़ा भी शहर है, और ये बिहार की राजधानी। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। कल के रोज इस शहर का विस्तार हो रहा है, रोज बड़ा हो रहा है। जहाँ पहले देहात एरिया था वहाँ भी शहर बस गया, वो भी पटना के शहरों में गिनती होने लगी ना। जो पहले दूर कहलाता था वह पटना कहलाने लगा, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोग बसते चले जा रहे हैं, बसते चले जा रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों में गिनती होती चली जा रही उसकी ना। तो बहुत बड़ा विशाल बन गया है अब शहर, और रोज बढ़ता ही जा रहा है, अभी और बढ़ेगा।
अस्य उत्तर दिशायाम दिशि गंगा नदी प्रबहती। कल के पटना के उत्तर तरफ में गंगा नदी बहती है, यानी पटना जो है वह गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर है। किस किनारे पर है? दक्षिण। जैसे भागलपुर है, भागलपुर के भी उत्तर में क्या है? गंगा जी। तो गंगा जी के दक्षिण किनारे पर हुआ कौन? उसी तरह, जस्ट उसी तरह वहाँ भी है पटना में। पटना में भी गंगा के दक्षिण किनारे पर पटना अवस्थित है। अब पटना जो है गंगा के दक्षिण किनारे पर है। अब पटना से उत्तर गंगा जी है ना। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु। कल के उसके ऊपर में, किसके ऊपर में? गंगा नदी के ऊपर में एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है सेतु। किंच रेल यान सेतु निर्मीयान बढ़ते। अब उस पर रेलगाड़ी का भी पुल बन रहा है। बहुत जगह क्या होता है कि एक पुल बनाया जाता है, केवल उस पर गाड़ी चरपहिया जाती है। बहुत होता है कि केवल उस पर रेलगाड़ी जाती है। बहुत पुल ऐसा भी जिस पर कि नीचे रेल है, ऊपर बस जा रही है, ऐसा भी होता है। चलो, नगरे अस्मिन उत्कृष्टः संग्रहालयः। कल के इस शहर में बढ़िया संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, सचिवालय है जहाँ बैठते हैं मुख्यमंत्री लोग। सचिवानाम आलय सचिवालय, मुख्यमंत्री बैठते हैं और उनके सहयोगी सब बैठते हैं, बड़े बड़े अफसर बैठते हैं वहाँ पर। वहीं से प्रशासनिक कार्य शुरू किया जाता है। नहीं, सचिवालय भी है। गोल गृहम, गोल घर है। तारामंडलम, तारामंडल है। जैविकोद्यानम, जैविक उद्यान है। मौर्यकालिक अवशेष, मौर्य काल का जो अवशेष बचा हुआ है, पुराना चीज़, वो भी देखने को मिलता है। महावीर मंदिरम, वो तो स्टेशन के बगल में ही है, महावीर मंदिर। एते दर्शनीया स्थानानि सन्ति, ये सब देखने योग्य स्थान है। कौन कौन? महावीर मंदिर, गोलघर, उच्च न्यायालय, सचिवालय, संग्रहालय, मौर्यकालिक अवशेष, जैविक उद्यान, ये सब देखने योग्य है। आज भी बहुत लोग ये देखने जाते हैं पटना, इसीलिए ना, सब देखने योग्य है। पूछेगा कि पटना में क्या क्या देखने योग्य है, तो क्या कहेंगे? हाँ, महावीर मंदिर, उच्च न्यायालय, सचिवालय, जैविक उद्यान, गोलघर, मौर्यकालिक अवशेष, ये सब देखने योग्य स्थान है पटना में ना। प्राचीन पट्टनागरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरो गोविंदस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। अब तो पटना बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन प्राचीन जो पटना जहाँ पर था पहले, पटना जगह है, वहीं पर सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, पहले गुरु हुए थे गुरु नानक। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं। सबसे पहला गुरु था गुरु नानक और अंतिम गुरु था गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म उसी पटना में हुआ था, जहाँ पर आज भी उनके जन्म स्थल पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, पुरानी पटना में। हाँ, और उस जगह का प्रसिद्धि होते होते इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसी गुरुद्वारा और वो गुरु गोविंद सिंह के नाम पर एक स्टेशन का भी नाम पड़ गया। क्या तो नाम है, भूल गए हम, पटना साहिब। हाँ, उन्हीं के नाम पर है, पटना साहिब स्टेशन का नाम है। ठीक है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनम आयान्ति, उसको देखने के लिए देश से, देश के हर एक कोने से हर एक साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। किसको देखने के लिए? गुरुद्वारा को देखने। किसको देखने? गुरुद्वारा को देखने। जहाँ पर किनका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। कौन गुरु थे? 10। किस संप्रदाय के? सिख संप्रदाय के। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। और पहले गुरु एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यापि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर आज तक, अभी तक
पटना हर एक क्षेत्रों में अपनी गरिमा को बरकरार रखा है। किसने? पटना ने। किसने? प्राचीन काल से लेकर आज भी विद्या का केंद्र है। ऐसी बात थोड़े, आज विद्या का केंद्र है। हजारों लड़के पढ़ने जाते हैं वहां पर। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति। अगर इसको तुम्हें देखना हो तो संग्रहालय चले जाओ, वहाँ पर एक से एक चीज़ तुमको ज्ञान की बातें देखने को मिल जाएगी। संग्रहालय है वहाँ पर पटना में, लेकिन टिकट लगता है देखने का। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदम महत्वपूर्णम। पर्यटन घूमने वाला, पर्यटन के दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो पटना का नाम सर्वोपरि आता है। आज भी एक नहीं अनेकों पर्यटक पटना देखने आते हैं, पटना के विभिन्न स्थानों को देखने आते हैं, समझने आते हैं। और इस जब पर्यटक आता है बाहरी पर देखने के, तो उससे सरकार को क्या मिलता है? राजस्व की प्राप्ति होती है, पैसा मिलता है। इसलिए सरकार ऐसे स्थलों को और अच्छा से अच्छा बनाती है, पर्यटक स्थल जो होता है, ताकि विदेशी पर्यटक यहाँ आवे, राजस्व की प्राप्ति हो। समझ में आ गया? यही था कौन चीज़? पाटलिपुत्रस्य वैभवम्।